नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सवाल उठाया कि क्या राघव चड्ढा कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। इस पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के दोनों राज्यसभा सांसद अपने कार्यकर्ता के दौरान आप में ही रहेंगे और बाद में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अलका लांबा ने दूसरे सांसद का नाम नहीं बताया। इसी बीच आप नेताओं ने राघव चड्ढा के बयान पर पलटवार किया है। पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल को उच्च सदन में उपनेता के पद सौंप दिए हैं, जबकि राघव चड्ढा से ये जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। राघव चड्ढा पद से हटाए जाने के बाद एक वीडियो मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सांसद में उन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए। वो हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों से देश के लोगों का फायदा हुआ है, लेकिन आपके नेता को इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस घटनाक्रम के बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पार्टी और सांसद के बीच चल रहे गतिरोध पर नजर बनी हुई है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। वहीं नोएडा प्राधिकरण ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लेते हुए सर्किल 10 के वरिष्ठ प्रबंधक केवी सिंह को उनके पद से हटा दिया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। केवी सिंह को हटाकर ब्रिज कॉरपोरेशन भेज दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक केवी सिंह पर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने और RWA शिकायतों की अनदेखी करने और फार्म हाउस कब्जे जैसे गंभीर अपराध आरोप लगे थे। इन शिकायतों को लेकर विभागीय जांच भी चल रही है और बताया जा रहा है कि इससे पहले सर्किल 6 में तैनाती के दौरान भी उनके खिलाफ कई आरोप सामने आ चुके थे। इस पूरे मामले में प्राधिकरण की ओर से वंदना त्रिपाठी ने साफ किया है कि अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के बाद लिए गए इस बड़े फैसले के तहत अब डेरी लाल को सर्किल 10 का नया वरिष्ठ प्रबंधक नियुक्त किया गया है और प्राधिकरण के इस कदम को एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा सकता है और भ्रष्टाचार की और अनियमितताओं पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं थाना भवन में बीजेपी के निर्वाचित
नियमित सभासद अशोक चावला के पूर्व मंत्री सुरेश राणा के कैंप कार्यालय पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर चावला ने अपने सभासद मनोनीत होने पर राणा का धन्यवाद किया। उनके मार्गदर्शन के कार्य की प्रतिबद्धता जताई। पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने निर्वाचित सभासद को पार्टी के साथ मिलकर जनहित के काम करने की सलाह दी और आगामी कार्यकाल में जिम्मेदारी पूर्वक काम करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के उद्देश्य और जनसभा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला मंत्री ब्रिजेश वाल्मीकि भी मौजूद रहे। उन्होंने अशोक चावला को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। सभी ने नवनिर्वाचित सभासद को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व में बेहतर जनसेवा की उम्मीद जताई गई। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अशोक चावला को सहयोग और समर्थन देने का भरोसा भी दिया। इससे ये स्पष्ट हुआ कि नवनिर्वाचित सभासद का जनहित में सक्रिय योगदान आगामी समय में दिखाई देगा। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में इन दिनों टोटी चोर का आतंक लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में पुराने कैनरा बैंक वाली गली में हुई एक चोरी की घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स पाइपलाइन से पानी की टोटी निकालते हुए साफ देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार चोर ने एक ही इलाके में 2 से 3 पानी की टंकियों की टोटियां चुरा ली है, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इस तरह की लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्र के निवासी परेशान हैं और भयभीत है। लोगों का कहना है कि छोटी छोटी चोरियां अब आम हो गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की मांग की है, ताकि इलाके में सुरक्षा का माहौल बहाल हो सके। वहीं मुजफ्फरनगर के तिवाबी थाना क्षेत्र के मंडी गांव में नाली से कूड़ा हटाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया, जिससे दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे के साथ आमने सामने आ गए। इस दौरान कई लोगों को चोट भी आई। घटना का वीडियो किसी स्थानीय व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो अब तेजी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो करीब 5 दिन पुराना है, लेकिन वायरल होने के बाद मामला फिर से चर्चा में आ गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की नजर बनी हुई है। वहीं गाजियाबाद में इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो ने सियासी और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है। एक वीडियो में शिवम पंडित नाम का व्यक्ति कथित तौर पर हज हाउस को तोड़कर वहां गौशाला बनाने की मांग करता नजर आ रहा है। इस बयान के सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है और इसे लेकर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं लोनी क्षेत्र में एक युवक की हत्या का मामला भी लगातार तूल पकड़ रहा है। जानकारी के अनुसार युवक ने मुस्लिम समुदाय की युवती से शादी की थी, जिसके बाद ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कई नेता संगठन पहुंचे और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इसी बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिवम पंडित कथित तौर पर पीड़ित परिवार की मां से आपत्तिजनक भाषा में बात करता दिखाई दे रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं इससे माहौल को भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन दोनों वीडियो की जांच शुरू कर दी है और लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सभी को मेरा जय श्री राम। मैं आपका अपना सत्यम पंडित। साथियों, अभी हम गाजियाबाद में खड़े हुए हैं हिंडन पर और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो हज हाउस के नाम से कोई जगह है। मैं सभी गाजियाबाद वासियों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जगह का इस्तेमाल ठीक नहीं हो पा रहा है। इस जगह को गाजियाबाद में एक विशाल गौशाला के रूप में बना दिया जाए, ताकि इस स्थान का सही रूप से प्रयोग हो सके। यह स्थान अभी खामखा मुसलमानों को दिया गया, जिसकी खामखा एक घेराबंदी करी गई है। इसको जल्द से जल्द गौशाला बनाया जाए, ऐसे सरकार से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय। सभी को मेरा जय श्री राम। मैं आपका अपना सत्यम पंडित। साथियों, अभी हम गाजियाबाद में खड़े हुए हैं हिंडन पर और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो हज हाउस के नाम से कोई जगह
वहीं गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के तलहेटा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपी की गांव तलहेटा निवासी राजकुमार के दिन दहाड़े युवक पर तमंचे से फायरिंग कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब दिन में लेखपाल गांव में जमीन की पैमाइश करने आया था। पीड़ित के मुताबिक शाम करीब 5:30 बजे आरोपी मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचा और प्लास्टिक के कट्टे से तमंचा निकालकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से फरार हो गया। फायरिंग में गोली पीड़ित की गर्दन को छूकर निकली, जिससे बाद में वो मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रेटर नोएडा के चर्चित ग्रैंड वेनिस मॉल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रियल एस्टेट कारोबारी सतिंदर सिंह भसीन की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने यह सख्त कदम जमानत शर्तों का पालन ना करने पर उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ष 2019 में दी गई जमानत की शर्तों का आरोपी द्वारा सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके चलते अब जमानत को निरस्त किया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 1 हफ्ते के भीतर संबंधी जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने 50 करोड़ रुपए और उस पर अर्जित ब्याज को भी जब्त करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के आरोपी का पासपोर्ट जारी ना करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी 12 महीने बाद सभी शर्तों का पालन करने के बाद दोबारा जमानत याचिका दाखिल कर सकता है। बताया जा रहा है कि ग्रैंड वेनिस मॉल परियोजना में निवेशकों से ठगी के गंभीर आरोप है और इस मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में करीब 46 FIR दर्ज है। वहीं नोएडा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला अस्पताल और दादरी CHC में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि 71,000 रुपए लेकर झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई है। इस पूरे खेल का खुलासा एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक एक्सरे टेक्नीशियन को रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता है। मामले में स्वास्थ्य कर्मचारी की मिलीभगत के भी गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया, जिसके बाद CMO ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के संकेत मिले हैं, जिसके चलते आरोपी टेक्नीशियन के विभाग से हटा दिया गया है। वहीं अन्य कर्मचारी की भूमिका भी जांच के घेरे में है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद भी सवाल उठ रहे हैं कि रिश्वतखोरी जैसे मामले अक्सर केवल कर्मचारियों को हटाकर मामला शांत कर दिया जाता है, जबकि भ्रष्टाचार के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। इससे पहले भी बिसरक HCH और जिला अस्पताल पर ऐसे आरोप लग चुके हैं। सबसे पहले तो नगरवासियों को गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी नॉलेज में ये आया था परसों प्रकरण, तो हमने इस पर एक बोर्ड बना दिया था, कमेटी गठित कर दी थी। तो उसके लिए हमने फर्स्ट उसका जो हमने एक्शन लिया है उसको तत्काल प्रभाव से हमने सस्पेंड कर दिया है। और जो भी हमारे हॉस्पिटल में इस तरह की गलत गतिविधि करता हुआ कर्मचारी पाया जाएगा, उसकी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। गांव सिकरी कला के पास NH 58 स्थित ढाबे के बाहर कार में बैठे गैंगस्टर राहुल जाट पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावर पैदल आया और अचानक हमला कर गया, जिसमें राहुल जाट को 3 से 4 गोलियां लगी है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राहुल जाट ने हिम्मत नहीं हारी और करीब 30 मिनट तक खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा। वहां से पुलिस को घटना की जानकारी मिली। राहुल जाट मोदी नगर थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और अन्य गंभीर मामले में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावर की तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलाके में लगे CCTV फुटेज और गवाहों के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान की जाएगी। मौके पर लोग दहशत में हैं और इस वारदात में इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने भी इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
ये रात 9:30 बजे एक राहुल चौधरी नाम का व्यक्ति है जो हमारे यहाँ का सीटर भी है, हालांकि वर्तमान में राजनगर में रह रहा है। कल रात में ये कितने अपने जानने वालों से मिलने आया था, तो जो वहाँ CCTV फुटेज है उसको देखा गया तो उसमें पाया गया कि जब ये सिगरेट लेके गाड़ी में बैठा तो एक आदमी पैदल आया और उस पर फायरिंग की, जिसके बाद ये इसके द्वारा यहाँ एडमिट ना होकर ये सीधे जो है मलबन बापूधाम में यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ से मेमो के जरिए सूचना प्राप्त हुई, पुलिस तत्काल मौके पर गई और जो है पूछताछ की गई तथा उसे तहरीर प्राप्त कर ली गई और अभियोग पंजीकृत कर अनुमति कार्रवाई की गई। कितनी गोली लगी है सर? इसको कुल 4 गोलियाँ लगी। तो आरोपियों की पहचान हुई? नहीं, अभी आरोपियों की कोई पहचान नहीं। ये रात 9:30 बजे एक वहीं मुजफ्फरनगर के रामपुरी मोहल्ले में बेखौफ बाइक चोरों का आतंक फिर से सामने आया है। देर रात हुई इस चोरी की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार रात करीब 2 बजे बाइक चोरों ने मोहल्ले में घुसकर 2 बाइक चोरी कर ली। घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया, जिसमें चोरों की ताबड़तोड़ चोरी करते हुए स्पष्ट तस्वीर दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग और पड़ोसी इस घटना से काफी भयभीत है और सुरक्षा के लिए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल उनकी पहचान और चोरी से जुड़ा सबूत जुटाया जा रहा है। सिटी कोतवाली के अधिकारियों ने कहा है कि आरोपी जल्द ही चोरी की बाइक और अन्य सबूतों के साथ पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहे और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दे। इस घटना ने रामपुरी मोहल्ले में सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित क्लासिक रेजिडेंसी सोसाइटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फ्लैट में अचानक भीषण आग लग गई। आग बिल्डिंग की 3री मंजिल पर स्थित फ्लैट में लगी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आने से फ्लैट में रखा लगभग सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि फ्लैट में मौजूद सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी कारणों से हादसा की जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस और दमकल विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। सोसाइटी के निवासी भी हादसे के बाद डर और चिंता में है। प्रशासन ने आग से सुरक्षा के उपायों की समीक्षा शुरू कर दी और भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए कदम उठाने का भरोसा दिया है। आज दिनांक 3 अप्रैल 2026 को समय लगभग 1:30 बजे फायर स्टेशन कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई थी। क्लासिक रेजिडेंसी राजेंद्र एक्सटेंशन में एक फ्लैट में आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियां घटनास्थल पर रवाना की गई, एक फायर स्टेशन को घंटाघर कोतवाली से और एक राजनगर एक हमारी कचहरी ड्यूटी पे खड़ी हुई गाड़ी को घटनास्थल पर भेजा गया। यहाँ आगे देखा तो 3rd फ्लोर पे फ्लैट नंबर 202 पे आग लगी हुई थी, जिसमें सोसाइटी के द्वारा लगे हुए सिस्टम से वहाँ के रेजिडेंट्स आग बुझाने के कार्य कर रहे थे। हमारी गाड़ी तत्काल पहुंची और होश फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया और लगभग आधे घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। घटना में घरेलू सामान जो था रेजिडेंट्स का वो जल गया है और आग लगने की कारण की जांच की जा रही है। आज दिनांक 3 अप्रैल 2026 को वहीं गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के नुसरतपुरा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पेंट के गोदाम में अचानक भयंकर आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते गोदाम से ऊंची ऊंची लपेटे और धुएं का गुब्बारा उठने लगा। घटना की सूचना मिलते ही घंटाघर फायर स्टेशन दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार प्रयास में जुटे रहे। पेंट का गोदाम होने के कारण आग तेजी से फैल गई थी, जिससे आसपास के इलाके में भी दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में लगी हुई है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और हालात पर निगरानी बनाए हुए है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जाँच के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा शॉर्ट सर्किट का था या अन्य तकनीकी कारणों का या किसी मानवीय चूक का कारण हुआ। आसपास के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।